प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे मित्रों मुक्ति वाहिनी के बारे में। आपसे कभी-कभी प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि मुक्ति वाहिनी से आप क्या समझते हैं? क्योंकि मुक्ति वाहिनी का प्रयोग भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में ही इस ये नाम जो है सामने आता है। तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है मुक्ति वाहिनी क्या है? मित्रों, ये बात सत्य है कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए और बांग्लादेश को सुरक्षित रखने के लिए मार्च से लेकर दिसंबर तक की संपूर्ण कार्यवाही, ठीक है, यानी पाकिस्तान की, चूंकि पाकिस्तान में मार काट, हत्या, नरसंहार, बलात्कारों का दौर शुरू हो गया था मार्च के महीने से ही जब शुरू हो गया था, तो वहाँ पर जो अवरोध और रोकने का कार्य जो किया था, एक प्रकार से उसको रोकने का कार्य जो किया था, या यूं मानकर चलिए कि पाकिस्तान के अत्याचारों के विरुद्ध जिन्होंने मुकाबला किया था, वो जो है उसमें प्रमुख भूमिका मुक्ति वाहिनी की थी। क्योंकि अगर मुक्ति वाहिनी ने अपनी भूमिका ठीक से अदा ना की होती मित्रों, तो मार्च से लेकर भारत पाकिस्तान के युद्ध प्रारंभ होने के उस दिसंबर के महीने तक लगभग संपूर्ण बांग्लादेश को ये पाकिस्तानी समाप्त कर दिए होते। ठीक है, क्योंकि बहुत समय होता है, बताइए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मित्रों ये 10 महीने बाद जो है, या मानकर चलते हैं कुल मिलाकर लगभग 9 महीने बाद भारतीय सेना ने कार्रवाई शुरू की। और 9 महीने का समय इतना लंबा समय होता है कि ऐसे समय में बांग्लादेशियों को तो बिल्कुल मार काट, अत्याचार, नरसंहार करके इन सबको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया जाता, अगर ऐसी कंडीशन मुक्ति वाहिनी ने अपनी भूमिका को अंजाम नहीं दिया होता तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मुक्ति वाहिनी है क्या चीज, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी में कार्यरत जो सभी संगठनों का एक सामूहिक नाम है मुक्ति वाहिनी। ठीक है, चलिए, अर्थात पूर्वी पाकिस्तान के सपोर्टर जो संगठन जो है, जो मुक्ति वाहिनी, जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, उन्हीं को सामूहिक नाम दिया गया मुक्ति वाहिनी। ठीक है, अलग अलग नाम दिया जाता तो अलग अलग नाम आते, लेकिन अलग अलग होकर तो कोई कार्रवाई ये लोग कर भी नहीं सकते थे। इसलिए जो संगठित होकर कार्रवाई किए तो मुक्ति वाहिनी कार्रवाई के नाम से ये कार्य प्रसिद्ध है, तो संगठन को मुक्ति वाहिनी का नाम दिया गया। ठीक है, और 1971 के भारत पाक संघर्ष के दौरान पाक अत्याचारों के विरुद्ध गठित गुरिल्ला सेना मुक्ति वाहिनी के नाम से जानी जाती है। मित्रों, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए हैं कि अगर अधिकांश या बड़ी सेनाओं से युद्ध करना हुआ, ठीक है, बड़ी सेनाओं से अगर युद्ध करना है तो सीधी सी बात है कि आप गुरिल्ला कार्रवाई उसके लिए प्रयुक्त तरीका है। क्योंकि बड़ी सेनाओं, जिनके पास अपार सेनाएं हों, बड़ी सेनाएं हों, छोटी सेनाएं अगर उनके खुल कर लड़ेंगी, मुकाबला करेंगी, तो कितनी देर टिक पाएंगी। ऐसी स्थिति में गुरिल्ला कार्रवाई ही उपयुक्त होता है। तो मुक्ति वाहिनी जो थी, ये गुरिल्ला, एक प्रकार से गुरिल्ला सेना थी। ठीक, 25 मार्च 1971 से ही पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा नरसंहार का दौर प्रारंभ हो गया था। अप्रैल 1971 में मुक्ति वाहिनी का गठन किया गया। मित्रों देख सकते हैं, मार्च से ही संपूर्ण घटनाएं होनी प्रारंभ हो गई और अप्रैल में ही मुक्ति वाहिनी का गठन किया गया था। मुक्ति वाहिनी में पाकिस्तानी सेना में भर्ती व पूर्वी निवासी थे। कहने का मतलब वो व्यक्ति थे जो पाकिस्तानी सेना में, पाक सेना में भर्ती भी थे और पूर्वी क्षेत्र के, यानी पूर्वी पाकिस्तान के निवासी थे, जो अपनी देश में हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना अलग संगठन बनाकर उसका विरोध करने लगे। इसे भारत द्वारा सहयोग, समर्थन एवं प्रशिक्षण भी दिया गया। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा इधर, किसमें कौन कौन से सैनिक थे। वे सैनिक थे जो पूर्वी पाकिस्तान की सेना में भर्ती थे, लेकिन निवासी कहाँ के थे, पूर्वी पाकिस्तान के। अब वहाँ अगर उन्हीं के घरों में अत्याचार कर रहे हो तो वे सैनिक बर्दाश्त कैसे करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जितने भी सैनिक थे सभी इकट्ठे होकर, सब ने मिलकर और कुछ निवासियों को साथ लेकर, अर्थात कुछ नौजवानों को साथ लेकर, आज़ादी के नाम पर बांग्लादेश के पूर्वी पाकिस्तान की या हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध उनको एकजुट करके संगठन बनाया। उसी को नाम दिया गया पूर्व मुक्ति वाहिनी। ठीक है,
और इसे जो है भारत ने सहयोग दिया, समर्थन दिया, गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग भी दिया और हथियार भी दिए। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं मार्च से दिसंबर तक मुक्ति वाहिनी पाक अत्याचारों का सक्रिय विरोध करती रही। बाद में भारतीय सेना को सक्रिय सहयोग भी दिया। कहने का मतलब दिसंबर तक तो पाकिस्तान के विरुद्ध अकेले ही वो कार्यरत थी। भारत पीछे से बैक डोर से सहयोग देता रहा। लेकिन जब दिसंबर के महीने में 3-4 दिसंबर से पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तो भारत ने भी जवाबी कार्रवाई किया। तो उस बीच में बांग्लादेश में जो हमारे पूर्वी कमांड का नेतृत्व कर रहे थे जनरल अरोड़ा जी, तो उनको सहयोग प्रदान किया था इस क्या बोलते हैं मुक्ति वाहिनी ने। ठीक है, इतना ही नहीं, मुक्ति वाहिनी में बांग्लादेश की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था मित्रों, क्योंकि महिलाएं भी अपने अपमान के प्रति सचेत हो चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक बहुत बुरी तरह अत्याचार कर रहे थे इन सब पर। चलिए अब इसी में हम पढ़ेंगे विमान वाहक पोत एंटरप्राइज क्या है। चलिए थोड़ा सा विस्तार में हम लोग इसको भी जान लेते हैं। यह अमेरिका के 7वें बेड़े का परमाणु शक्ति संपन्न एवं परमाणु शक्ति चालित विमान वाहक पोत है, जो 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की ओर से भारत को डराने के लिए बंगाल की खाड़ी में आया था, ताकि डर कर भारत युद्ध बंद कर दे। यह आधुनिक लड़ाकू विमानों से युक्त था, जिसके पास 7 विध्वंसक, एक हेलीकॉप्टर वाहक जिसका नाम था त्रिपोली, एक तेल वाहक पोत, अर्थात यह बिना दोबारा इंजन भरे पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता था। कहने का मतलब इतनी इसकी क्षमता थी, परमाणु शक्ति चालित था, और बिना एक बार में अगर इसको ईंधन फुल कर दिया जाए तो संपूर्ण दुनिया को घूमकर आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण दुनिया को घूमने की क्षमता है। तो हिंद महासागर से हमारे भारतीय तटों की लंबाई लगभग 1000 मील है, और यहाँ बंगाल की खाड़ी आते आते जो है लगभग हो सकता है इसकी दूरी तो 2500 मील हो गई हो। ठीक है, चलिए 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय एंटरप्राइज के कमांडर थे एडमिरल जुमवाल्ट। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, या फिर पूछा जा सकता है। और भारत सोवियत मैत्री के चलते अमेरिका भारत को झुका नहीं पाया। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। मित्रों ये भी पूछा जाता है कि 1971 के युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, एंटरप्राइज के कमांडर कौन थे। ये प्रश्न आपसे चाहे नेट में चाहे हायर एजुकेशन में भी पूछा जा सकता है। खास करके उसमें पूछा जाएगा जो जहाँ पर वो चलता है बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो मित्रों ये है जो है विमान वाहक पोत एंटरप्राइज। अब आगे हम लोग इसी में पढ़ेंगे शिमला समझौता, तो उसके बाद पढ़ेंगे सैनिक शिक्षाएं। इसी में समाप्त। मित्रों ये बात सत्य है, आपको जैसे हम पढ़ा चुके हैं कि दोनों के बीच में जो कहने का मतलब 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की ओर से ढाका में 93,000 कैदियों सहित जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण किया था हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जसजीत सिंह अरोड़ा के सामने। तो ठीक है, तो सभी चीज़ों या उनको छुड़ाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ के अधिकारियों का, वहाँ के सेनाध्यक्षों का बहुत विरोध हो रहा था, क्योंकि जिसके घर के नौजवान ये 93,000 जो परिवार था, इनके परिवार वालों ने जोर लगा दिया था कि उन सबको छुड़ाया कैसे जाए। और उसी बीच में शिमला नामक समझौता हुआ। हमारे यहाँ शिमला में उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो, जो बाद में प्रधानमंत्री हुई थी, बेनजीर भुट्टो के पिताजी थे, तो वे जो है शिमला आए थे, और यहीं पर हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। दोनों के बीच में शिमला समझौते पर 3 जुलाई 1900, मित्रों ये थोड़ा से गलत हुआ है शब्द, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये जुलाई नहीं है मित्रों, ये 3 जुलाई 1972 है। ठीक है, आप ये मिसप्रिंट है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो 3 जुलाई 1971 नहीं, तो जो ये दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था शिमला, 3 जुलाई 1972 में हुआ था, जहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो एवं श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच में शिमला समझौता हुआ, जिसके मुख्य उपबंध इस प्रकार थे जैसा कि नीचे दिया गया है। दोनों देश आपसी वार्ताओं के आधार पर या वार्ताओं के द्वारा समस्याओं का हल करेंगे। दोनों राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करेंगे।
दोनों एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे, दोनों राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध घृणा प्रचार नहीं करेंगे, आपसी संबंधों को सामान्य बनाने के लिए दोनों देश डाक तार सेवा एवं संचार व्यवस्था पुनः स्थापित करेंगे, एक दूसरे के देश में आने जाने की सुविधाएं दी जाएंगी, व्यापारिक एवं आर्थिक सहयोग शुरू करेंगे, विज्ञान एवं सांस्कृतिक क्षेत्र का आदान प्रदान करेंगे। अगला है, अस्थायी शांति स्थापित करने के लिए दोनों राष्ट्रों के बीच निम्न बातों पर सहमति बनी थी कि दोनों देश की सेनाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वापस जाएंगी। सीमा पर का मतलब जहां पे युद्ध प्रारंभ किया गया था वहीं पर फिर वापस लौट जाएंगी। ठीक, दोनों देश बिना एक दूसरे को क्षति पहुंचाए नियंत्रण रेखा को मान्य रखेंगे। सेनाओं की वापसी 30 दिन के भीतर पूरी हो जाएगी। इतना ही नहीं, शिमला समझौते के क्रियान्वयन के लिए दोनों देश के शासनाध्यक्ष परस्पर मिलते रहेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया हमारा शिमला समझौता। और आप देख ही रहे हैं कि समझौते में जो भी उपबंध थे, किस राष्ट्र ने इसका पालन किया है, पाकिस्तान ने, या नहीं किया है। बल प्रयोग नहीं करेंगे, सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे, बार बार ये पाकिस्तान घुसपैठ कर करके शिमला समझौते की धज्जियां उड़ा रहा है, बार बार बल प्रयोग करके शिमला समझौते की धज्जियां उड़ा रहा है, बार बार विभिन्न मंचों पर जाकर भारत के विरुद्ध जहर उगलकर भारत के विरुद्ध घृणा प्रचार कर करके जो है ये शिमला समझौते की धज्जियां उड़ा रहा है। तो इससे ये पता चल जाता है कि उसका उद्देश्य, ये शिमला समझौता तो मात्र एक बहाना था। उसका उद्देश्य था कि उसके राष्ट्र के अंदर जो 93,000 कैदियों के परिवार वाले जो उन पर दबाव डाल रहे थे, अपने 93,000 कैदियों को छुड़ा कर किसी तरह ले जाकर वहां के उनके आंखों के सामने खड़ा कर दे। बस यही पाकिस्तान चाहता था और वही उसने किया भी। ठीक है मित्रों, तो इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे सैनिक शिक्षाएं, अर्थात इस युद्ध से कौन कौन सी सैनिक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि 1971 के युद्ध से प्राप्त राजनैतिक एवं सैनिक शिक्षाएं, भारत को क्या राजनैतिक और सैनिक शिक्षा मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर, तो भाई भारत और अमेरिकी सरकार के संबंध कटु हो गए। कटु इसलिए हो गए कि उसका 7वां बेड़ा आया था हमसे लड़ने के लिए, जब वो हमसे हाथ पैर जोड़कर उसको वापस करते तो प्रसन्न रहता अमेरिका, लेकिन जो है हमारा मित्र जो है सोवियत संघ अपनी ताकत के बल कर उनको मजबूर कर दिया, तो दोनों के बीच में संबंध और खराब हो गए। ठीक है, तो भारत और अमेरिकी सरकार के संबंध कटु अर्थात कड़वे हो गए। सोवियत संघ हमेशा की तरह भारत का साथ दिया और अमेरिका के 7वें बेड़े का आतंक इसने समाप्त कर दिया। ठीक किया इसने। बांग्लादेश के जन्म से पूर्वी क्षेत्र की भारत की एक बड़ी समस्या समाप्त हो गई। भारत कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ने से बच गया। मित्रों, अभी तक था तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था। आने वाले समय में भारत में घुसपैठ करने का पाकिस्तान कई तरीके अपना सकता था। इधर चाहे बंगाल की ओर भी आक्रमण कर सकता था, कश्मीर की ओर उधर आक्रमण कर सकता था, गुजरात की ओर आक्रमण कर सकता था, इधर जो है सिक्किम, अरुणाचल या अंदर से ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी अंदर आक्रमण कर सकता था। ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान को तोड़कर, पाकिस्तान से बांग्लादेश को तोड़कर अलग कर लिया गया, तो समझ लीजिए पाकिस्तान की शक्ति आधी हो गई। ठीक, अब कई मोर्चों पर पाकिस्तान युद्ध हमसे नहीं लड़ सकता है। अब लड़ना है तो फिर पाकिस्तान वही या तो कश्मीर में लड़ेगा या तो फिर इधर गुजरात क्षेत्र की ओर लड़ेगा। ठीक है, चलिए। और इस युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर सैनिक इंजीनियरों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने असंख्य पुलों का निर्माण किया। ठीक है, आधुनिक युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सेना के विभिन्न अंगों का सहयोग आवश्यक है, ऐसा इस युद्ध ने ये प्रमाणित कर दिया। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे भारत की थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं का एक संयुक्त जो है कार्यवाही हुई थी और संयुक्त कार्यवाही के ही परिणाम स्वरूप भारत को सफलता मिली थी। ठीक है मित्रों, और इस युद्ध में भारत की महानता उजागर हुई। विश्व जनमत भारत की वीरता, नीतियों, सैन्य साहस, बलिदान आदि से प्रभावित हुआ। भाई जहां मारकाट मची है, दुनिया का कोई भी राष्ट्र कुछ नहीं बोल पा रहा है, वहां भारत अकेले जो है अपनी सेना के दम पर, अकेले अपने दम पर उसने उस नरसंहार, तांडव, हत्या, बलात्कार की घटनाओं को, पाकिस्तान के अत्याचारों को उसने रोका। जहां पर विश्व उस समय केवल मूक दर्शक बना होकर इन बंगाली मुसलमानों को मरते देखता रहा,
पाकिस्तान के अत्याचारों को देखता रहा। इतना ही नहीं, चीन जैसा एक गधा राष्ट्र जो है, इसने भी कहा कि भारत इससे दूर रहे। बताइए, वहां अत्याचार हो रहा है और तुम अपने आप को महाशक्ति कहते हो। तो अत्याचार के विरुद्ध क्या अत्याचार हो रहा है उसको तुम तो साले देख ही रहे हो। भारतीयों को भी सलाह दे रहे हो कि वो भी चुपचाप इसको देखें। इतनी नीचता जो है, शायद हमें नहीं लगता कि इतना नीच कोई और राष्ट्र भी होगा जितना नीचतापूर्ण कार्य चाइना ने किया था। हालांकि पाकिस्तान का कार्य तो नीचतापूर्ण था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा नीचतापूर्ण कार्य जो है चीन का था, जिसने भारत को बिल्कुल हिदायत दी कि जो हो रहा है वहां होने दो, बोलना नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक है, चलिए मित्रों, महत्वपूर्ण भूमिका उजागर। इस युद्ध में भारत ने धैर्य का परिचय दिया, नहीं तो युद्ध मार्च में ही प्रारंभ हो जाता। हालांकि मार्च में प्रारंभ तो भारत ने नहीं किया था, लेकिन जो है सहयोग तो मुक्तिवाहिनी का करके केवल पाकिस्तान की कार्रवाई पर एक प्रकार से अवरोध डाला था, रुकावट पैदा किया था कि गति उनकी कुछ धीमी हो जाए। इस युद्ध में भारत ने धैर्य का परिचय दिया, सही बात है, नहीं तो मार्च में प्रारंभ हो जाता, क्योंकि मार्च से ही महीने से ही वहां पर दंगे और हत्याएं और नरसंहार का दौर प्रारंभ कर दिया था पाकिस्तानियों ने। इस युद्ध में चीन एवं अमेरिका भी तुरंत जो है पाकिस्तान को कोई प्रत्यक्ष मदद नहीं दे पाए। इस युद्ध ने विभिन्न मोर्चे पर पाकिस्तान की गलतियों को उजागर किया। इस युद्ध में भारत ने भारतीय एवं विदेशी पत्रकारों को सेना के साथ युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर जाने की सुविधा प्रदान की, जिससे विश्व को स्थिति की सही जानकारी प्राप्त हो सके। विदेशी पत्रकारों को मित्रों भारत ने इसलिए आगे सामने भेजा क्योंकि वे पत्रकार जाकर वहां देख लें कि ये जो है पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। कल ऐसा ना हो कि ये जाकर वहां ये कहना शुरू कर दें कि भारत ने जबरन पाकिस्तान जैसे बेचारे गरीब राष्ट्र पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। ये देख लें कि हमारा ये गरीब राष्ट्र, हमारा ये छोटा राष्ट्र कितना जो है कमीना और कितना नीच है। पूर्वी पाकिस्तान की घटनाओं से स्पष्ट होता है कि सच्चे आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता। अर्थात इतना कुछ मार काट झेलने के बाद भी बांग्लादेशियों ने इन पाकिस्तानियों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। भागते रहे बेचारे, डर कर भारत में भागते रहे, मरते रहे, कटते रहे, लेकिन वो जो है कभी पाकिस्तान के सामने सर नहीं झुकाया। ठीक है, पाकिस्तानी तानाशाहों ने लाखों शरणार्थी भारत भेजकर बहुत बड़ी गलती की, जिसके कारण भारत को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का मौका मिल गया। ये तो मान लीजिए भारत को बहाना चाहिए, भारत ये कह सकता है कि भाई देखिए, अगर हमारी तरफ शरणार्थी आ रहे हैं तो हम जो है शरणार्थियों को कैसे रोकें, या तो बॉर्डर पे अपने सैनिकों को लगा दें, जो उधर से आए उनको गोली मार दें। लेकिन ये तो मानवता नहीं है। तो मानवता का अर्थ ही है कि जहां से आ रहे हैं, जिन कारणों से आ रहे हैं, उन कारणों को ही दूर कर दिया जाए। तो कारण तो वही था, अत्याचार। तो सीधी सी बात है, भारत ने अत्याचार को दूर कर दिया। ठीक है, चलिए, इस युद्ध में पाकिस्तान ने भारत को मौका दे दिया, जिससे भारत ने बांग्लादेश को तोड़कर उसकी शक्ति को आधा कर दिया। यही देख सकते हैं, जैसे भारत को मौका मिल गया था पाकिस्तान को तोड़ने का, और एक प्रकार से राजनीतिक लाभ भी भारत को प्राप्त हो गया। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान का यह भ्रम सदा के लिए समाप्त हो गया कि वह युद्ध करके कश्मीर को भारत से छीन सकता है और अमेरिका भारत से कश्मीर पाकिस्तान को दिला सकता है। ठीक है, कहने का मतलब अभी तक पाकिस्तान को ये जो भ्रम पाले हुए था कि हम लड़ाई करेंगे, कश्मीर में मुस्लिम जनता है हमारा सपोर्ट करेगी, वहां संयुक्त राष्ट्र में बड़े भाई अमेरिका जी बैठे हुए हैं, वे जो है वहां पर कश्मीर हमारे सपोर्ट में कर देंगे, कश्मीर को हमको दिलवा देंगे। तो इस युद्ध में वो समझ गया पाकिस्तान कि ना तो हम भारत से युद्ध करके कश्मीर को ले सकते हैं, और ना ही ये बड़े भाई साहब अमेरिका जैसे राष्ट्र हमें कश्मीर को दिला सकते हैं। ये संभव नहीं है। ठीक है, सारा भ्रम बेचारे का दूर हो गया। अगला है, पूर्वी पाकिस्तान की घटनाओं से पाकिस्तान की अदूरदर्शिता, मूर्खता, नीचता एवं निकृष्ट गुण संपूर्ण विश्व के सामने प्रदर्शित हो गया। मित्रों, ये क्या कम नीचता की बात है? जो पाकिस्तान में जो कुछ भी किया, बताइए साले, वहां की तुम कमाई का पूरा आधा सारा थोड़ा बहुत वहां उनको देकर पूरा खा जा रहे हो, उपज का विदेशी सहायता जो मिल रही है उसको भी खा जा रहे हो। वहां पूर्ण बहुमत में वहां की गवर्नमेंट, जब वो शेख मुजीबुर रहमान को पूरा बहुमत मिल गया तो उनको सत्ता नहीं दे रहे हो। इतना ही नहीं, जब वहां वाले सत्ता मांगकर विद्रोह कर रहे हैं तुमसे, तो तुम उनको मारने के लिए
तुम उनको समाप्त करने के लिए सैनिक कार्रवाई कर रहे हो। इससे ज्यादा नीचता और इससे ज्यादा घृणित और इससे ज्यादा कपटपूर्ण गुण क्या हो सकता है। आप सोच सकते हैं, खुद मुसलमान होकर मुसलमानों के विरुद्ध हथियार उठा रहे हो, बताइए। और वहां भी लग रहा है कि पंजाबी मुसलमान श्रेष्ठ हैं, बांग्लादेशी मुसलमान नीचे हैं। बताइए, खुद मुसलमान होकर एक मुस्लिम राष्ट्र पर हत्या, दंगा नरसंहार करवा रहे हो, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करवा रहे हो। इससे ज्यादा नीचता और क्या हो सकती है, आप बताइए। ठीक है मित्रों, तो ये जो है चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। तो पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।